हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक बार मैं फिर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के सामने सर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो पहले तो सभी के साथ एक बार अच्छे से हाई फाई हाई फाई करोगे। बच्चा कह रहे हो ओह माय गॉड सर आप बहुत खुश लग रहे हो। मैं यार डेली खुश होता हूँ। डेली जब मैं शाम को 7 बजे आपसे मिलने के लिए आता हूँ ना, मुझे अलग ही लेवल की खुशी होती है। और बताओ री क्या हाल चाल चल रहे हैं। सभी के हाल चाल बढ़िया हैं। अब कौन कौन से बच्चे, पहले तो एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी पूछा था कौन कौन से बच्चे डेली सेशन में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो डेली सेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी, कौन कौन से बच्चे, अगर फटाफट से दोबारा बताना कौन कौन से बच्चे डेली सेशन के अंदर आते हैं। बच्चा कह रहे हैं हम आते हैं हम आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे नालायक नहीं आते ना, उनको मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भैया रिक्वेस्ट है यार, आ जाओ, आपके भले की बात हो रही है, उसको समझ लो ध्यान से। क्योंकि अगले आने वाले जो भी क्वेश्चंस है ना, वो हर पेपर के अंदर थोड़े बहुत टेक्निकल होते जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं देखोगे, फिर आपको एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 41 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली मुझे यूट्यूब पे डेली शाम को 40 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आईसीएसए के जो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया उसका पार्ट नंबर 15 आज हमें करना है। टोटल 14 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें पहले हमने जून 18 के ना पहले 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। अच्छा, उस 35 क्वेश्चन में कई बच्चों के डाउट्स थे जिनका मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, बट कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो बैलेंस बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब जो हमारे जीएसटी के 30 क्वेश्चन होंगे ना, पहले उससे पहले मैं आपके इनकम टैक्स के जो भी इस पेपर में डाउट्स होंगे पहले वो डिस्कस करूंगा। देन फिर जीएसटी के 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको और बता दूं कि कल संडे को वैसे हमारा सेशन होता है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का, बट मैं कल शाम को 7 बजे सेशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि कल मुझे स्कैनर पे काम करना है। आप सब जानते हो जितने बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं सर, टोटल 14 मतलब टोटल 1400 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज अपलोड कर दी हैं अपनी एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो 14 सेट में अपलोड कर चुका हूं। उसमें इनकम टैक्स के भी हैं, जीएसटी के भी हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप डेली वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे, मुझे 6 सेट और अपलोड करने हैं, तो मुझे फाइनली कल संडे को ना फिर वो 6 सेट बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मंडे ट्यूसडे तक टोटल 20 सेट में अपलोड कर दूंगा। और अगर वो 2000 एमसीक्यूज आपने सही तरह से सोल्व कर लिए, और ये डेली बेस पर जो मेरे सेशन होते हैं, अगर आपने ये सही तरह से अटेंड कर लिया ना सर, इससे बाहर से पेपर नहीं बनेगा, ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये है, जिन बच्चों को नहीं पता वो स्कैनर कहां पर मिलेगा, सर मेरी एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट है, उसके फ्री नोट्स वाले फोल्डर में जाओगे, वहां पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, बिल्कुल नए वाला। टोटल 14 सेट अपलोड हो चुके हैं, 6 सेट और अपलोड होने हैं। तो कल मैं सेशन नहीं लूंगा, कल मुझे वही काम करना है। अब जो हमारा अगला सेशन होगा ना, वो कब फिर हमारा होगा, ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को जून 18 का पूरा पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। उसमें जो मैंने बैलेंस जीएसटी के 30 एमसीक्यूज बचेंगे, तो वो कंप्लीट करेंगे। और एक जो आपके इनकम टैक्स के डाउट्स होंगे इस पेपर के अंदर, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। चलो और बताओ रही, और कोई डाउट्स तो नहीं है? फटाफट से बताओ, कोई डाउट्स तो नहीं है? बच्चा कह रहे हैं नहीं सर बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारे सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे डेली आ रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, और जो नहीं आ रहे ना उनको भी नालायकों बुला के लेके आओ फटाफट से। टाइम बहुत कम रह गया। एक्साइटमेंट मुझे इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं कह रहा हूं कि भैया पेपर पास आते जा रहे हैं और कई नालायक बच्चे भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब भैया पढ़ाई पे टाइम लगा दो। सिर्फ टोटल मिला के 39 दिन बचे हैं। और ये अपने दिमाग में मत लेके आओ कि पेपर दोबारा से पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं वो जिंदगी में कभी पास हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम ना कभी आज तक मिला है ना कभी मिलेगा। और इतनी तैयारी जो यहां पे दिल्ली में शाम को करवा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचोगे कि पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, तो कितनी गलत बात है। तो प्लीज किसी बच्चे ने ये सोचना नहीं है, अपनी तैयारी पूरी करके चलो। एग्जाम कहीं से बने कैसा बने उसकी टेंशन हमें नहीं है, हमें पूरी तैयारी करके जानी है। और इस बार अगर एग्जाम होंगे तो हम 100% एग्जाम निकालेंगे, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। चलो, तो इन्हीं बातों के साथ फिर मैं सेशन स्टार्ट कर सकता हूं। हाँ नहीं, बताओ फटाफट से, क्या मैं सेशन स्टार्ट कर सकता हूं?
यस या नो? बच्चा कह रहा है यस सर, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके जी, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा पेन गिर गया यार। ओके सर, पेन उठा लो। चलो जी, तो फाइनली हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट सेशन में टोटल हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए थे, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट करने हैं। अच्छा, आज के सेशन में ना हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, न्यू सिलेबस के एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, वहां पर मैंने लिखा हुआ है ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, तो वो सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग न्यू सिलेबस के एग्जाम में वो चैप्टर नहीं है। और बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी दिखाऊंगा जो नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में नहीं बनने चाहिए, बट वो क्वेश्चन इस पेपर के अंदर बने हुए हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वही बने हैं, टोटल 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। ठीक है जी, और ये पेपर ऑब्वियस सी बात है ओल्ड सिलेबस का है, क्योंकि न्यू सिलेबस अभी आया था। ठीक है जी, अब इसके बाद जो भी पेपर हम करेंगे ना, अब दिसंबर 18 से जो भी हम पेपर करेंगे वो न्यू सिलेबस का भी करेंगे, ओल्ड सिलेबस का भी करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। क्योंकि दिसंबर 18 मेरे ख्याल से पहला अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें न्यू सिलेबस आ गया था, बट पहले अटेम्प्ट के अंदर न्यू सिलेबस सब्जेक्टिव था, तो वो वाला पेपर तो हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ एमसीक्यूज वाला करेंगे। उसके बाद फिर न्यू सिलेबस क्या हो गया, एमसीक्यूज हो गया, तो फिर हम सारे पेपर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं न्यू सिलेबस के ही पेपर कराऊंगा, ओल्ड के भी कराऊंगा, दोनों पेपर मैं कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है नी, और ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 36 है क्या, इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा हुआ है जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 इज अलाउड टू असेसी हुईज। हाँ जी, 80C की डिडक्शन जो है वो किसको मिलती है, याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था 80C किसको मिलता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इन दोनों को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और मैंने क्लास के अंदर कहा भी था, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, दोनों को मिलेगा। तो भैया एक तो इंडिविजुअल इसको मिलेगा और एक एचयूएफ इसको मिलेगा, तो ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हमारा डी बन जाएगा। कंपनी को, एओपी, बीवाई को, पार्टनरशिप फर्म को 80C का बेनिफिट नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहां से काट देना सर, क्योंकि इसमें जो डिडक्शन दी हुई है अब वो खत्म हो चुकी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आप यहां से कट कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर आओ। एन असेसी कैन अवेल द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, एक बात मैंने सोच के बताओ। अब सेक्शन 80GG आप चेक करो, हमारे एग्जाम में कितनी बार आ चुका है सर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो एम्प्लॉइज जिनको एचआरए नहीं मिलता, मान लो फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मुझे एचआरए नहीं मिल रहा, बट फिर भी मैं किराया पे कर रहा हूं, तो अगर मैं किराया पे करूंगा उस केस में बेनिफिट क्या क्लेम करूंगा, 80GG का। और अगर आपको ध्यान रहा, मैंने पहले भी कहा था 80GG की लिमिट क्या होती है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्शन। पहला क्या था कि भैया रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर सेकंड मैंने कहा था 5,000 पर मंथ, और तीसरा मैंने कहा था एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, इनमें से जो भी कम होगा ना उतने की मिलेगी डिडक्शन। और याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 80GG के अंदर ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल के 60,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। रीजन बीइंग क्योंकि 5,000 पर मंथ से ऊपर मिलेगी नहीं। तो उसने मुझसे इस क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है कि 80GG की मैक्सिमम लिमिट क्या है, दैट इज 5,000 पर मंथ, तो ये उसका आंसर निकल के आएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में है क्या सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट आप चेक कर लो, ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे डिडक्शन के हैं, ये भी क्वेश्चन डिडक्शन का है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका डिडक्शन का है। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन जो है ना, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, दैट इज आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन। आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, नॉर्मली ये सेक्शन हम क्लास में करते नहीं है, और ये सेक्शन प्रैक्टिकली भी इतना एप्लीकेबल नहीं है, बट ये ओल्ड सिलेबस का पेपर था ना जून 18 का, उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। जबकि क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट नॉर्मली बच्चा क्लास के अंदर पढ़ के नहीं जाता ना, तो जब वो ये सेक्शन पढ़ेगा उसको लगेगा पेपर पता नहीं कहां से आ गया। एक बार सेक्शन पढ़ो क्या कहता है। The profit of a cooperative society engaged in the carrying out the business of banking, a cottage industry or collective disposal of a labor of its member are eligible for reduction under section 80P। अब जो 80P सेक्शन है ना, 80P सेक्शन जो है ये सेक्शन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। अब सेक्शन 80P ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन 80P में कवर होगा, उसके जितने भी प्रॉफिट होंगे ना, हम 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट कर देंगे, बस ये बात ध्यान देना। अब ये 100% प्रॉफिट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एग्जम्प्ट नहीं होंगे।
पहले 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट होंगे या पहले 10 साल के लिए एग्जाम्प्ट होंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या क्या है। अब जब ये क्वेश्चन बना था तो बच्चों ने यही बोला था कि पेपर बाहर से बन गया। सर एक्चुअली पेपर बाहर से नहीं था, ये सेक्शन नॉर्मली हम क्लास में डिस्कस नहीं करते। रीजन मीन ना तो ये प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट है, ना एग्जाम में कभी आया है, ना बनने के चांसेस होते हैं। बट उस अटेम्प्ट के अंदर ये सेक्शन बन गया था तो बच्चा ये क्वेश्चन ड्रॉप करके आया था। बट अगर ये सेक्शन अब दोबारा बन जाए तो प्लीज ये बात ध्यान देना, 80p डिडक्शन जो है ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसमें जो भी पर्सन कवर होंगे उसके 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, 100% प्रॉफिट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिडक्शन। इट मींस किसी पैसे पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन से बच्चे को डर लग गया था कि भैया ये क्वेश्चन बाहर से आ गया। बड़ा को मैंने पहले भी कहा था कि देखो दो तरीके होते हैं, या तो पूरा 3 घंटे आप इस क्वेश्चन को देखते रहो, या 3 घंटे में ये चेक करो कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, पहले मैं वो सोल्व करूंगा। अब उस अटेम्प्ट के अंदर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा होगा और वहां पर दबा के टीचर को गालियां निकाली होंगी 3 घंटे, उससे फायदा क्या होगा, एक क्वेश्चन के चक्कर में ना वो सारा पेपर खराब करके आएगा। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, 100 क्वेश्चन में से कम ये मान के चलो कि भैया 5 से लेके 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो होंगे तो बुक्स के अंदर, बट आपको ध्यान नहीं आएगा, आपको लगेगा हमने क्लास में किए नहीं। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी हैं तो आपका माइंड 90 क्वेश्चन पे काम करेगा, 10 क्वेश्चन को हम बाद में चेक करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर माइंड आपने 90 क्वेश्चन पे नहीं लगाया ना, आपने 10 क्वेश्चन के अंदर 3 घंटे लगा दिए तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बाय चांस ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार ड्रॉप कर दो कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो जो पेपर आसान है, जो जो क्वेश्चन आसान है पहले हम वो करेंगे, मुश्किल वाले जो हमें लग रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, याद करो रॉयल्टी वाले केस में डिडक्शन मिलती है, एक तो 80 QQB की, वो कब होती है, अगर रॉयल्टी है कॉपीराइट के लिए, और अगर पेटेंट्स के लिए रॉयल्टी है तो 80 RRB। और मैंने आपको पहले भी कहा था डिडक्शन कितनी मिलती है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक। तो एक बार चेक करो, सेक्शन नंबर 40 जो है वो ये बात कहना चाह रहा है कि भैया पेटेंट्स की रॉयल्टी है, अगर आप रॉयल्टी पे करोगे उस केस में डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, बस ये बात ध्यान दो। अब आप खुद देख लो जी, पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं डिडक्शन के, तो डिडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी लिमिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है पीजीबीपी का। अब ये क्वेश्चन हमारा किसका है, याद करो पीजीपी के अंदर ना एक सेक्शन 40B आपने किया होगा, पार्टनरशिप फॉर्म, और चेक करो हर अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, हर अटेम्प्ट के अंदर बन रहा है। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था सेक्शन 40B बहुत ध्यान से करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप चेक करो हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या है, राम एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म वर्क आउट टोटल बुक प्रॉफिट दिए हुए हैं उसको, कितने बुक प्रॉफिट दिए हुए 5 लाख के, और वो कह रहा है फर्म ने ना सैलरी पे किया 4,60,000 रुपए, किसको पे किया है, वर्किंग पार्टनर को पे किया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं क्यूट क्यूट से, एक बात मुझे सोच के बताना, आपके बुक प्रॉफिट 5 लाख रुपए के हैं और पार्टनरशिप फर्म ने 4,60,000 रुपए की सैलरी पे की है। अब अगर 4,60,000 रुपए की वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे की है, सोच के बोलना क्या सारी सैलरी अलाउड होगी, क्या सारी सैलरी अलाउड होगी या लिमिट तक अलाउड होगी, लिमिट तक अलाउड होगी। और 40B में लिमिट क्या थी, जितने भी आपके बुक प्रॉफिट होंगे ना उसके 2 टुकड़े करोगे, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर। तो भैया पहले 3 लाख का 90 कितना बन गया, 2,70,000 पे, तो 270 तो ये आ गया। और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे उसका 60%, तो बैलेंस मेरे कितने बचे, 2 लाख के, उसका 60 कितना बन गया, 120। तो अगर मैं 270 और 120 ऐड करूंगा तो 3,90,000 रुपए की सैलरी अलाउड होगी बस। अब सोच के बोल देना, पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी कितनी दी है, 4,60,000 रुपए, डिडक्शन कितने की मिलेगी, 3,90,000 रुपए की, तो 70,000 जो सैलरी होगी ना वो फर्म के हाथ में क्या हो जाएगी, डिस अलाउड। ये सेक्शन 40B में आपने किया होगा। अब एक बार चेक करते हैं उसने क्वेश्चन से मांगा क्या है, उसने मुझसे क्या मांगा है, उसने मुझे कहा है जी आप मुझे ये बता दो कितनी सैलरी जो होगी वो अलाउेबल है। अब अलाउेबल कितनी है, 3,90,000, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों को 40B ही नहीं पता या जिन्होंने 40B ध्यान से नहीं किया, आप खुद सोच के बताओ, ये क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल बन जाएगा। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, ये जो बच्चे सामने बैठे हैं इधर देखो ध्यान से, आप मेरे को ऐसे देख रहे हो, मैंने कुछ आपको गुस्सा किया है, आप मेरे से नाराज हो क्या, आप मेरे से नाराज हो, झूठ मत बोलना। देखो अगर आप मेरे से नाराज हो तो मेरे को बता दिया करो, नाराज तो नहीं हो ना, फिर ऐसे क्यों देख रहे हो। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में किया क्या है सर, याद करो क्लास में आपने किया होगा कि बुक प्रॉफिट के हम 2 टुकड़े करते हैं, पहले 3 लाख के अलग करते हैं, बैलेंस अलग करते हैं। तो भैया मेरे बुक प्रॉफिट 5 लाख के हैं, उसके अंदर मैंने पहले 3 लाख अलग कर दिए, फिर बाकी 2 लाख अलग कर दिए। पहले 3 लाख का 90% 2,70,000 रुपये आ गया,
फिर बैलेंस मेरे बचे 2 लाख, उसका 60% 1,20,000 वो आ गया। तो 270 प्लस में 120 390। इट मीन फर्म अगर 390 तक सैलरी देगी तो अलाउड है, इससे ऊपर की सैलरी फर्म के हाथ में अलाउड नहीं है। बट वो सैलरी अगर वर्किंग पार्टनर को देगी तब ये बेनिफिट मिलेगा। नॉन वर्किंग वाले केस में सारी सैलरी डिसअलाउड है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं तो 4,60,000 रुपए की सैलरी दी, जबकि अलाउड कितनी है 3,90,000 रुपए की। तो आंसर कितना आएगा 3,90,000 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 40B का है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा एएमटी का है। अपने आप बोल दो जी। एक चैप्टर हमने रिवाइज किया था आधे घंटे के सेशन के अंदर ही, मैट और एएमटी का। आपको मैंने कहा था मैट कंपनी पर है, एएमटी अदर देन कंपनी पर है। और एएमटी वाले केस में 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती है। किस केस में? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई और आर्टिफिशियल पर्सन। इट मींस अगर इन चार केस में एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक होगी तो उनको एएमटी पे नहीं करना। और इन चारों के अलावा कोई भी पर्सन होंगे उनको एएमटी स्टार्टिंग से पे करना है। तो वो कह रहे हैं इंडिविजुअल को एएमटी कहां तक पे नहीं करना अगर एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगी वो 20 लाख रुपए तक होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो कितने क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट पढ़ने में टाइम लगेगा, तो बहुत ध्यान से करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई सारे बच्चे मेरा जो ड्रीम है 90+ वाला वो पूरा करके आएंगे। इसीलिए मैं डेली शाम को आपको करवाने के लिए आ रहा हूं कि भैया अगर 90+ आपके मार्क्स आ गए ना, उस दिन आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे और आप कितने खुश होंगे आप समझ सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। सर अगर वो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात करता ना, तो पार्टनरशिप फर्म वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, इसका आंसर फिर नहीं लाता क्योंकि एएमटी स्टार्टिंग से लगता। बट उसने इंडिविजुअल की बात की है तो इंडिविजुअल वाले केस में एग्जम्पशन लिमिट कितनी बन जाएगी 20 लाख की। ये बात क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है और अगला क्वेश्चन मेनली ना टैक्स का नहीं है, आपके लॉज का है। एक बार चेक करो क्या है वो। ये बात कहना चाह रहे हैं आर एस एच एफ कंसिस्ट ऑफ आर करता। एक आर एस एच एफ है उसमें आर करता है, वाई एंड एस जो है वो इसके को पार्टनर है और डी डॉटर ऑफ ए को पार्टनर। डी जो है वो को पार्टनर की डॉटर है एंड डब्ल्यू द वाइफ ऑफ करता। करता की वाइफ है डब्ल्यू एज ए मेंबर। द फॉलोइंग कैन डिमांड द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। सर ये बात आपने टैक्स के अंदर तो पढ़ी होगी, ये बात आपने लॉ के अंदर जरूर पढ़ी होगी। आपने लॉ के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो हमारी एचयूएफ होती है जब उसका पार्टीशन होता है, एक तो होता है अपनी मर्जी से और एक मेंबर कोई डिमांड करता है कि एचयूएफ का पार्टीशन कर दो। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं इनमें से एचयूएफ के पार्टीशन के लिए कौन डिमांड कर सकता है। आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि वाइफ को छोड़कर कोई भी मेंबर इसके पार्टीशन की डिमांड कर सकता है, चाहे वो को पार्टनर हो चाहे वो को पार्टनर की डॉटर हो। इन दोनों को राइट दिया गया है कि भैया वो एचयूएफ के पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, बट वाइफ को राइट नहीं है। तो एक बार चेक करना क्या क्या डी क्या ये डिमांड कर सकता है? डी कौन है? डॉटर। यस डिमांड कर सकती है। आर वाई एस क्या ये तीनों डिमांड कर सकते हैं? यस आर करता है और ये दोनों को पार्टनर हैं, ये भी डिमांड कर सकते हैं। डब्ल्यू कौन है? उसकी वाइफ है, क्या ये डिमांड कर सकती है? आंसर इज नो, ये डिमांड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी अबव। तो भैया ये दोनों जो हैं ये डिमांड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है सर प्लीज एक बार दोबारा बता दो, ये ना क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। मेरे लाल मेरे गोपाल इधर देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में ना उसने ये बोला है कि एक एचयूएफ है, उस एचयूएफ के अंदर कई सारे मेंबर हैं, उसमें उसकी वाइफ भी मेंबर है, को पार्टनर भी है, को पार्टनर की डॉटर भी है। तो इन मेंबर में से एचयूएफ के पार्टीशन की डिमांड कौन कर सकता है? तो ये बात ये आपने टैक्स के अंदर भी पढ़ी होगी और लॉ के अंदर भी पढ़ी होगी कि भैया वाइफ को छोड़कर कोई भी को पार्टनर या डॉटर एचयूएफ के पार्टीशन की डिमांड कर सकती है। अब एक बच्चा नालायक सामने बैठा बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर वो तो आपने हमें बताया था कि मुस्लिम फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती। नालायक को ये क्वेश्चन वो थोड़ा है। एक बात मैंने सोच के बताओ, इस क्वेश्चन में उसने ये थोड़ा मांगा है कि कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती। सर कौन सी फैमिली एचयूएफ क्रिएट नहीं कर सकती वो क्वेश्चन अलग है, और कौन से पर्सन एचयूएफ के पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं ये क्वेश्चन अलग है। तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा ध्यान देगा कि वाइफ कभी पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती। वाइफ को छोड़ के को पार्टनर डॉटर करता ये तीनों ही पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया यहां पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही है, बट डब्ल्यू वाइफ है वो डिमांड नहीं कर सकती, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 44 है अदर सोर्स के चैप्टर में एक सेक्शन आपने किया होगा सेक्शन 115 बीबीडी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो याद करो उस सेक्शन में आपने क्या किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता है।
उस सेक्शन के अंदर आपने किया था कि अगर फॉरेन कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो फॉरेन कंपनी पर ना सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है, इंडियन कंपनी सीडीटी काटती है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है 10 लाख रुपए तक। अब ये क्वेश्चन ना हमारा फॉरेन कंपनी का है, और एक सेक्शन 115 बीबीडी में आपने ये पढ़ा था कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा उनके नॉर्मल रेट से। ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी। बट मैंने कहा था अगर फॉरेन कंपनी किसी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी ना तो उस केस में टैक्सेबल 15% से होगा। और वो स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी बनेगी? ऐसी कंपनी जिसका उस फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होगी। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। सेक्शन 115 बीबीडी आपको मैंने वहां पर भी समझाया था कि अगर किसी इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर है और वो फॉरेन कंपनी इस इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है, तो वैसे तो इंडियन कंपनी पर रेट लगता है 25%, 30%, बट इस केस में इस इंडियन कंपनी के हाथ में जो डिविडेंड टैक्सेबल होगा ना वो 15% से टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। तो एक बार चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखा है जी। टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड्स द इनकम ऑफ डिविडेंड ऑफ 10 लाख पेड बाय ए यूके बेस्ड फॉरेन कंपनी। यूके बेस्ड फॉरेन कंपनी ने इस कंपनी को डिविडेंड दिया जिसमें इस कंपनी ने 30% की इक्विटी होल्ड की है। अपने आप बोल देना। अब अगर 30% की इक्विटी होल्ड की है तो अब ये कंपनी क्या बन गई? स्पेसिफाइड कंपनी बन गई। तो इस कंपनी के हाथ में अब जो डिविडेंड टैक्सेबल होगा वो नॉर्मल से होगा या स्पेशल से होगा? स्पेशल। और स्पेशल रेट क्या है? 15%। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर एक बार आपको डाउट आ रहा है तो एक बार जाके 115 बीबीडी पढ़ लेना। ये क्लास में आपको मैंने डायग्राम भी बनवाया था। उस डायग्राम के अंदर मैंने कहा भी था कि अगर कोई इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है और उस इंडियन कंपनी का उस फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर है तो इंडियन कंपनी के हाथ में नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, स्पेशल रेट एप्लीकेबल होंगे। और स्पेशल रेट क्या है? 15%। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आओ जी। मैट क्रेडिट बता दो फटाफट से। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया। मैट क्रेडिट कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाँ, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। अब जब ये क्वेश्चन बना था ना सिर्फ उसमें ऑप्शन 4 थे, 5 साल, 8 साल, 10 साल, नो टाइम लिमिट, और ये चारों ही गलत थे। कमाल की बात देखो, चारों ही गलत थे। और जब इन्होंने गाइडलाइंस आंसर निकाले तो उसमें रिवाइज करके ऑप्शन नंबर ई डाल दिया, दैट इज 15 साल। ये करेक्ट आंसर है। अब बच्चा कहता है सर अब जब ये पेपर बना था तो जब इन्होंने चारों ऑप्शन ही गलत दिए तो फिर बच्चा क्या करके आएगा? बच्चा तो डरेगा ना कि मैं करूं या ना करूं। नहीं 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 नहीं। अगर आपको देखने से ही लग रहा है, अगर आपको देखने से ही लग रहा है, साफ साफ लग रहा है कि भैया आंसर गलत है, फिर भी आपने कोई ना कोई आंसर जरूर टिक करके आना है। बच्चा कहता है सर अगर आप होते तो आप क्या टिक करके आते? सर मैं ये टिक करके आता ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुझे ये लगता कि यहां पे इन्होंने 15 साल लिखना था, इन्होंने 5 लिख दिया। बच्चा कहता है एसओ 8 भी था। नालायक अगर आप 8 को मैं 18 बनाऊंगा, 18 तो वैसे आंसर नहीं है ना, और 10 वैसे आंसर नहीं है, नो टाइम लिमिट वैसे आंसर नहीं है, तो उन्होंने 5 को 15 लिखना था बट लिख दिया 5। तो मेरा लॉजिकल आंसर जो बनता ना वो मेरा 5 बनता। ठीक है ना। बट आप जो भी करके आओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस सिचुएशन में आपने आंसर जरूर करके आना है। आपको पता लग रहा है वो गलत है बट फिर भी आप करके आओगे तभी ग्रेस नंबर आपको मिलेंगे। और इसका करेक्ट आंसर जो था इन्होंने बाद में डिफाइन किया, ऑप्शन नंबर ई बना दिया, दैट इज 15 साल। और हम सब जानते हैं मैट वाले केस में या एएमटी वाले केस में जो क्रेडिट होते हैं ना वो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15 साल। बस ये पर ध्यान देना। आगे आओ जी। अगला क्वेश्चन है 46। ये जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ओल्ड सिलेबस के अंदर ना, ओल्ड सिलेबस के अंदर थोड़ी बहुत एनआर की टैक्सेशन है। एनआर की टैक्सेशन है, पूरी तो नहीं है बट थोड़ी बहुत एनआर की टैक्सेशन है कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है। अब उसके अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद करो सेक्शन 10 की जो मैंने आपको लिस्ट दी है ना, सेक्शन 10 की लिस्ट जो मैंने बना के दी आपको एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे डाली है। अब अगर किसी बच्चे ने वो डाउनलोड करके पढ़नी स्टार्ट की हुई, उसमें एक सेक्शन 10 47 है जिसके अंदर मैंने कहा यहां से आने वाली इनकम एग्जम्प्ट होती है। बट वो इनकम तब एग्जम्प्ट होती है अगर वो रेजिडेंट रिसीव करेगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट रिसीव करेगा ना तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती है 5% से। ये क्वेश्चन उसका ही है। तो जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं बस ये बात ध्यान दें कि भैया अगर कोई एनआर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है कहां से? इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड से। वैसे इंटरेस्ट अगर मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड से रेजिडेंट को तो नॉर्मली एग्जम्प्ट होता है, बट अगर एनआर को मिलेगा तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। और टैक्सेबल किस रेट से होगा? एट द रेट 5%। तो जितने बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो ध्यान देंगे कि भैया अगर क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा
और यहां पे एनआर लिखा होगा, तो जो भी आपको इंटरेस्ट टैक्सेबल करना है वो किस रेट से करना है, 5%। ये बात ध्यान देना, ठीक है री। उसके बाद देखो री, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रॉयल्टी की इनकम पर टैक्स का क्या रेट है। याद करो उस बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में ना आपको मैंने कुछ स्पेशल रेट कराए थे, याद रख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम। तो उसमें रॉयल्टी की इनकम भी आती है कि अगर रॉयल्टी की इनकम एनआर को मिल रही है तो उस केस में रॉयल्टी जो टैक्सेबल होगी ना 115A, वो टैक्सेबल होगी 10% से। अब जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनको ये बात पता होगी, जब उन्होंने चैप्टर किया होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, जो न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, जो न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, उन्होंने इस चैप्टर के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था रॉयल्टी का, तो आपको मैंने वहां पे कहा भी था सेक्शन 115 कैपिटल ए में रॉयल्टी टैक्सेबल होती है। तो इस क्वेश्चन में उसने मुझसे यही पूछा है कि भैया जो रॉयल्टी की इनकम मिल रही है उस रॉयल्टी की इनकम पर किस रेट से टैक्स चार्ज करेंगे। सर रॉयल्टी की डिडक्शन की बात नहीं कर रहे। अब कई बच्चे यहां पे ना कंफ्यूज हो गए हैं, बच्चा कह रहे हैं यार रॉयल्टी की तो हमें डिडक्शन मिलती है ना 3 लाख रुपए की। सर डिडक्शन मिलती है पेमेंट करने वाले को, डिडक्शन मिलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोई नो हाउ दिया, प्लीज ध्यान सुनना, हीरो बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, बीच में चैटिंग कर रहे हैं, बीच में ये जो हरकतें कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है घर वालों को आधा पौना घंटा मना कर दिया करो यार, आधा पौना घंटा मना कर दिया करो, उन्हें बोल दिया करो कि मम्मी पापा सेशन सुनने दो, ये सेशन हमारे बहुत काम का है, ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। अपने दोस्तों को ही बोल दो, बेबी को बोल दो, नोनू को बोल दो, सोनू को बोल दो कि हमें थोड़ा पढ़ना पसंद है, 50 मिनट हमें पढ़ने दिया करो। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने मुझे कोई नो हाउ दिया। अब जब आपने मुझे कोई नो हाउ दिया उसके बदले मैं क्या पे करूंगा, रॉयल्टी पे करूंगा। जब मैंने आपको रॉयल्टी पे की तो मुझे मिलेगी डिडक्शन। डिडक्शन किसमें मिलेगी, या तो 80 QQB या 80 RRB। बट ये रॉयल्टी मिली किसको है, आपको। अब अगर ये रॉयल्टी आपको मिली है तो आपके हाथ में टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपके हाथ में रेट क्या लगेंगे, तो 115A कहता है रॉयल्टी जो टैक्सेबल होगी ना एट द रेट 10% होगी। तो बस ये बात ध्यान देना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि रॉयल्टी की इनकम पर किस रेट से टैक्स चार्ज होगा, दैट इज एट द रेट 10%, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। आगे पढ़ो जी, अगला क्वेश्चन हमारा टीडीएस का है। अब मुझे पता कई बच्चे वो टीडीएस का वो डायग्राम पढ़ ही नहीं रहे जो मैंने एक्सपर्ट बनों पे डाला था, और आपको मैंने टीडीएस की जब रिवीजन कराई थी आपको मैंने कहा भी था वो डायग्राम डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे रेट हैं। अब देखो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना टीडीएस, उनको अगले 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अगले दोनों क्वेश्चन टीडीएस के हैं जी, एक बार चेक करना। LM a cooperative society had paid interest 1,05,000 to PQ. Another cooperative society, the tax is to be deducted at source under section 194A. अब एक सेक्शन 194 कैपिटल ए है टीडीएस का, उसके अंदर लिखा हुआ है अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे 10,000 से ज्यादा या 5,000 से ज्यादा उस केस में 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। बट अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही इंटरेस्ट पे कर रही है तो जितना मर्जी इंटरेस्ट पे करे उस केस में सारा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब जिसने 194A सही ढंग से पढ़ा नहीं होगा वो क्या बोलेगा, अच्छा 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा, वो आंसर देगा 10,500, इतना मुझे विश्वास है। और जिसने उस सेक्शन को ध्यान से पढ़ा होगा उसमें लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही इंटरेस्ट पे करेगी उस केस में जितना मर्जी इंटरेस्ट हो टीडीएस काटना ही नहीं है। तो उसने क्या बोला, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही है 1,05,000 रुपए का, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, आंसर आएगा नील, ये बात ध्यान देना। तो देखो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। और सर ये कई बच्चे ना डर रहे हैं, मुझे उनके चेहरे से लग रहा है, डरो मत यार, डरो मत, मैं आपको यहां पे डराने के लिए थोड़ा आया हूं, मैं आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आया हूं। और आपको लगेगा ये सर हमें दिक्कत आ रही है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है, 40 दिन है, अभी भी टाइम है, 40 दिन है सर। एक रिवीजन मैं करा रहा हूं, दूसरी रिवीजन आपने खुद करनी है, और कैसे करनी है, जब मेरा सेशन खत्म होगा ना उसके बाद दोबारा देखना है। सर प्लीज चाहे 1.5 की स्पीड पे देख लो, चाहे 1.25 की स्पीड पे देख लो, बट दोबारा देख लो, क्योंकि अगर इसकी 2 बार रिवीजन नहीं करोगे ना एग्जाम में, मेरा विश्वास है कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो इतने सारे सेशन हम लगा रहे हैं उसमें से पक्का पक्का बनेंगे। और अगर 30 क्वेश्चन भी यहां से बन जाएं तो बताओ 30 नंबर तो हमारे फ्री के आ रहे हैं। बट उसके बावजूद भी अगर बच्चा करेगा ही नहीं तो बताओ मेरी गलती क्या है। तो प्लीज आपने सेशन खत्म होगा एक बार दोबारा मेरी बातों को सुनना है। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, सेक्शन 194 कैपिटल है, उसमें लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करेगी उस केस में सारा एग्जम्प्ट है, कोई भी टीडीएस की बात नहीं होगी। बट अगर यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी ना लिखा होता तो फिर 10,000 से ऊपर है फिर टीडीएस कटता, इसका आंसर कितना आता, 10,500, फिर इसका आंसर ही आता।
ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। अगला क्वेश्चन है 194C। अब अगला जो 194C है, याद करो 194C आपने किया होगा कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में। अगर सिंगल सिंगल पेमेंट कर रहा होता हूं तो 30,000 तक की लिमिट है। एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख तक है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा 194C। और अगर 194C आपने ध्यान से पढ़ा हो ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल यूज के लिए था। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, उसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करूंगा और उसने मेरी घर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर वही मेरा ऑफिस की बिल्डिंग बनाएगा, मेरी कमर्शियल बिल्डिंग बनाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी पेमेंट करूंगा, तब टीडीएस कटेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मिस्टर राजेश हैड ए टर्नओवर 3 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 ही पेड ए सम 10 लाख टू ई एन इंजीनियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंट। मतलब मेरे खुद का घर बनाया, उसके लिए पेमेंट कर रहा हूं कितनी? 25 लाख रुपए। इस पे टीडीएस नहीं कटेगा जी। और कमर्शियल के लिए पेमेंट कर रहा हूं, कितनी पेमेंट कर रहा हूं, सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 10 लाख, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। और 25 लाख जो पेमेंट की है ना, वो की है ऑफिस की बिल्डिंग के लिए, तो 25 लाख पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? यस कटेगा। तो भाई अगर 25 लाख पर टीडीएस कटेगा तो आंसर कितना निकल के आएगा? 2.50 लाख आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो ये आंसर आपका निकल के आ गया। इतना टीडीएस काट के हमें जमा कराना होगा, बस एक बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा किसका है? 194C। तो एक बार आपने जाके 194C रिवाइज करना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कई बच्चा कह रहा है सर वाकई अब हमें लग रहा है कि जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे पेपर भी टेक्निकल होते हैं। पेपर टेक्निकल नहीं होते जा रहे। आप पेपर को टेक्निकल मत बोलो, आप ये बोलो कि हमें अब फील हो रहा है कि हमें लिमिट्स याद करना कितना जरूरी है। आप खुद चेक कर लो सर। देखो जहां पे प्रोविजन वाले क्वेश्चन है ना, मुझे उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। मुश्किल पता क्या लग रहे होंगे? जो लिमिट वाले क्वेश्चन है, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, जहां पे लिमिट्स आ रही हैं, परसेंटेज आ रही हैं, वो मुश्किल लग रही हैं। और तभी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स आपके बना के मैं अपलोड करता रहूं, आप उसको डाउनलोड करते रहो। जो बच्चे कर रहे हैं वो बच जाएंगे, और जिन बच्चों को पता ही नहीं है वो सेशन में सर्वे करने के लिए आते हैं, भाई आधा घंटा आएंगे फिर भाग जाएंगे, फिर बाद में अटेंड ही नहीं करेंगे, फिर डाउनलोड करके गैलरी में रख देंगे, तो वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ये बात ध्यान देना सर, लिमिट्स और परसेंटेज याद करनी बहुत जरूरी है। आप खुद समझदार हो, उसके बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो सेक्शन 234B हमने किया था एडवांस टैक्स का। अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया एक्चुअल टैक्स का 90% से कम, याद आ रहा है कुछ? अगर आपने जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एडवांस टैक्स पे किया, अगर वो एक्चुअल टैक्स के 90% से कम है, तो इंटरेस्ट लगेगा किस रेट से? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो देखो वही है जी, वो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, दैट इज 1%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 100% की जगह 90% आएगा जी। याद करो 234B में 90% लिखा हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद एक सेक्शन है 234F, रिटर्न ऑफ इनकम वाले। उसमें याद आ रहा है कुछ? जिन बच्चों ने रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर किया होगा उनको मैं रिवाइज करवा दूं। आपको मैंने कहा था अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, तो सेक्शन 234A में तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अगर आपको ध्यान हो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ वन। और एक सेक्शन 234F था जिसके अंदर मैंने कहा था लेट फीस लगती है। आपको मैं थोड़ा और याद करवा दूं। 234F में आपने ये किया होगा कि कितनी लेट फीस लगेगी वो डिपेंड करता है मेरी टोटल इनकम कितनी है। याद करो एक डायग्राम बनवाया था, अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो रिटर्न मैं कभी भी फाइल करूं उस केस में पेनल्टी मुझे 1,000 रुपए तक लगती है। और अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 31 दिसंबर तक अगर मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा तो 5,000 की फीस है। और अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करूंगा तो 10,000 रुपए की फीस है। बच्चा कह रहा है याद तो सर कुछ ऐसा आ रहा है, बट हमने बहुत पहले किया था सर, याद नहीं आ रहा। अब जाके हमें ना समझ नहीं आ रहा, हमें रिवीजन करनी पड़ेगा। हमें पता लग रहा है ना हमारी अब आंखें खुल रही हैं। खोलो आंखें, जल्दी खोलो फटाफट से, ना लगो पेपर आने वाले हैं। याद करो डायग्राम अभी जाके देख लेना 234F। उसके अंदर दो केस बनाए थे। अगर इनकम 5 लाख तक है तो भैया उस केस में 1,000 रुपए तक की फीस लगेगी। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है और 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करोगे तो 5,000 रुपए। 31 दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल करोगे तो पेनल्टी लग जाती है 10,000 रुपए। अब एक बार चेक करना, इनकम 25 लाख रुपए है, और अगर इनकम 25 लाख रुपए है और 28 जनवरी को रिटर्न फाइल की है 31 दिसंबर के बाद, अपने बोल दो फीस कितनी लगेगी? 10,000 रुपए। बताओ क्वेश्चन में है क्या? अब इस बच्चे को ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन 234F का है। और जिसके माइंड में वो क्लास वाला डायग्राम खुल गया उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।
और उसको समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन है किसका, उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। तो यार एक बार जाके चेक कर लेना 234F में जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, उस डायग्राम को एक बार देख लेना, सेम उस डायग्राम का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे देखो फिर अगला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैज फाइल्ड इज रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 139(1). आपने रिटर्न फाइल कर दी बट फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द रिटर्न इनकम एज पर सेक्शन 140A। द रिटर्न सो फाइल्ड बाय एबीसी लिमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज दैट इज वैलिड रिटर्न। इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, याद आ रहा आपको, एक रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में एक सेक्शन आपने किया हो 139(9), याद करो मैंने कहा था डिफेक्टिव रिटर्न। आपको मैंने क्लास के अंदर कहा भी था ये सेक्शन प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है, बट मुझे क्लास में करवाना पड़ता है क्योंकि 2 से 3 अटेम्प्ट पहले ये सेक्शन मैं क्लास में करवाता नहीं था। मैं क्लास के अंदर ये बोलता था कि भैया प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकली अभी बेकार हो चुका है क्योंकि रिटर्न जाती है ऑनलाइन, तो इस सेक्शन की ना कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो आपने एक बार ये सेल्फ रीड कर लेना, होमवर्क मैं दे देता था। अब आप सब जानते हो मैंने आज तक जो भी होमवर्क दिए है आपका दिल जानता है आपने कितनी बढ़िया से की है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना ना तो बच्चे ने तुरंत मुझे पेपर के अंदर बैठे बैठे गाली निकाल दी कि विवेक सर ने कराया नहीं था, और मुझे आते ही फोन किया, कहता सर आपने डिफेक्टिव रिटर्न तो करवाया ही नहीं। मैंने कहा एक बार बुक खोलो, मैंने होमवर्क लिखवाया था। बच्चा कहता होमवर्क लिखवाया था ना, होमवर्क कौन करता है। तो उस दिन के बाद से मैंने सेक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, इस बैच के अंदर मैंने करवाया है। और आपको मैंने कहा भी था कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं अगर आप उसको साथ में अटैच नहीं करते, अनेक्स्चर नहीं करते, वो रिटर्न बन जाती है डिफेक्टिव। और उस डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने के 15 दिन मिलते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा है, ये बात मैंने क्लास के अंदर बोली थी। और अगर 15 दिन में डिफेक्ट सही नहीं करते, वो बन जाती है इनवैलिड रिटर्न। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने जरूरी होते हैं 139(9) में एक बार जाके देख लेना, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट मैंने कट किया हुआ है। आपको मैं दिखाऊं, आपको मैं दिखाई देता हूं, ये देखो, आपको मैंने ये देख लो जी, आपको मैं दिखाई देता हूं। चलो बच्चा कह रहे एक बार दिखाई दो ना सर। लो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, ए कहां पर गया 139(9) कहां, ये देखो री, ये आपको दिख रहा है 139(9), ये देखो डिफेक्टिव रिटर्न। उसमें क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इज सेड टू बी डिफेक्टेड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर नीचे दी गई कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, वो क्या बन जाती है, डिफेक्टिव। एक तो आपने अनेक्स्चर अटैच नहीं किए, टीडीएस का प्रूफ नहीं लगाया, आपने कंप्यूटेशन नहीं दिखाई, ऑडिट रिपोर्ट नहीं की, ट्रेडिंग पीएनएल, और देखो लास्ट में एक एफ क्लोज था कि अगर आपने 140A का टैक्स पे नहीं किया तो एक टाइम था जब ये रिटर्न डिफेक्टिव बन जाती थी, बट अब ये लाइन मैंने यहां से काटी हुई है। इट मींस अब अगर ये आपने टैक्स नहीं पे किया तो भी वो रिटर्न वैलिड ही मानी जाएगी, ये बात लिखी हुई है। देखो अब यहां से क्वेश्चन बन गया, कटी हुई लाइन में से क्वेश्चन बन गया। अब जिस बच्चे ने वो सेक्शन पढ़ा ही नहीं था, उसने लाइन ध्यान ही नहीं दी कि लाइन कटी हुई तो क्या पढ़े। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या बना दिया, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो। उसने लिखा है फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिटर्न इनकम एज पर सेक्शन 140A। आपको मैं लाइन मैच कराऊं, ये देखो क्या लिखा है, द टैक्स टुगेदर इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140A हैज बीन पेड ऑनर बिफोर। इट मींस आपने ये पे कर दिया हो, अगर नहीं पे किया तो क्या बन जाएगी, डिफेक्टिव। बट अब ये लाइन कट चुकी है, और लाइन कटने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट अब सेटिस्फाइड नहीं भी होगा ना तो भी रिटर्न क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। तो देखो इसका आंसर अब मेरा क्या निकल के आएगा, दैट इज वैलिड रिटर्न। अब ये रिटर्न डिफेक्टिव नहीं बोलना क्योंकि अब ये पॉइंट वहां से कट चुका है। ठीक है जी, तो ये सेक्शन 139(9) है डिफेक्टिव रिटर्न का। उसके बाद देखो जी, उसके बाद है कि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 153 फॉर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) एंड बेस्ट जजमेंट 144। याद करो मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स में असेसमेंट होती है 143(3), 144, 147, 153A। ये असेसमेंट का पहले नोटिस जाता है, फिर जब ये असेसमेंट स्टार्ट होती है उसके कंप्लीशन की टाइम लिमिट होती है। अब ये 143(3) और 144 की अगर असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज 18 मंथ। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो आपकी बुक में दिया हुआ है यहां पे, ये देखो जी, अगर आप यहां पे चेक करोगे, ये देखो 143(3) और 144, इसकी टाइम लिमिट जो कंप्लीशन की है पहले 12 महीने थी। ठीक है जी, 18 मंथ फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 20। ठीक है जी, मतलब ये
अब जब ये क्वेश्चन बना था, जब ये क्वेश्चन, या भाई हमारा क्वेश्चन कब बना था, जून 18 के अंदर, उस टाइम इसकी लिमिट थी 18 मंथ। अब ध्यान रखना, अब अगर ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो अब एक बार चेक कर लो, अब इसकी लिमिट हमारी कितनी हो चुकी है, 12 मंथ। तो जो नई लिमिट है ना, वो 12 मंथ है, ये बात ध्यान देना। तो अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा, मैं वहां लिख भी देता हूं, आप नालायक को भूल जाओगे। अब इस केस में आंसर आएगा 12 मंथ। सर आप हमें ये जो ऐसे ये लिमिट्स हैं, आप इसकी हमें समरी बना के दे दोगे सर? ओह माय गॉड, क्यूट क्यूट से बच्चे जो बोलते हैं ना, मुझे बड़ा देख। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, बट यार कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको ये लिमिट्स की समरी बना के दे दूं कि पूरे इनकम टैक्स में कहां कहां पे टाइम लिमिट है, कहां कहां परसेंटेज है। बट अब ये डेली मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाना यार, मैं पूरा पूरा पहले मेरे को स्कैनर बनाने दो, उसके बाद में अगर मेरे को टाइम मिलेगा पक्का आपका बना दूंगा, ठीक है जी। बट आप भी पहले ट्राई करो खुद करने की, नहीं होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे को दिक्कत ना एग्जाम देने में, ठीक है ना। ये सारी लिमिट्स बना के दे दूंगा, जहां जहां लिमिट्स है ना, याद तो कर लोगे, याद तो कर लोगे कि याद भी नहीं कर पाओगे? याद भी मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, एग्जाम मुझे नहीं देने नालायको, एग्जाम आपको देने हैं। तो मैं लिमिट्स बना के दे दूंगा, याद तो कर लोगे? बच्चा कह रहा है हाँ याद तो हम कर लेंगे, चलो ठीक है जी। तो इसकी नई टाइम लिमिट 12 महीने है, पहले आपके 18 महीने थी, तो अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा तो आंसर कितना आएगा, 12 महीने। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 54। अब अगर एओ का ऑर्डर आ गया 143.3 और 148 में, और अगर वो हमारे अगेंस्ट है, तो हम अपील कहां करेंगे? आप सब जानते हो सबसे पहली अपील कहां होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका आंसर आएगा सीआईटी, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपने रिटर्न, आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में अटक गई, मतलब रेड पड़ गई, स्क्रूटनी में अटक गई, और आपने डिपार्टमेंट को सही तरह से अपने डॉक्यूमेंट दिखाए नहीं, और आपकी चोरी पकड़ी गई, तो जो आपका टैक्स निकल के आया उस पर कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी? 100 से लेकर 300% तक की होती है, बट प्रैक्टिकली अभी चल रही है 200%, ये बात ध्यान देना। तो ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपका रिटर्न स्क्रूटनी में अटक गई और जो भी आपका टैक्स पेबल है, अगर आपने टैक्स कम दिखाया है, तो 200% की पेनल्टी अभी प्रैक्टिकली चल रही है। वैसे 100 कम से कम है, 300 मैक्सिमम है, बट अभी कितनी चल रही है, 200%। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ये बात ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस का है जी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का, एक चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है। याद करो, ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड होते हैं एएलपी निकालने के। अब जब ये क्वेश्चन बना था ना, इसमें इन्होंने बताया ही नहीं था एएलपी किस मेथड से निकालना है, और एएलपी पूछ लिया बस। अब इस पे कप मेथड भी लग सकता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड भी लग सकता है, कॉस्ट प्लस मेथड भी लग सकता है, उसने मुझे बताया ही नहीं। और देखो इंस्टीट्यूट ने आंसर खुद क्या दिया, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन में ना रिसेल प्राइस मेथड अगर आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। रिसेल प्राइस मेथड कैसे, देखो 4 लाख है, अगर मैं 4 लाख में से ग्रोस प्रॉफिट 25% ये माइनस कर दूंगा, 1 लाख का ग्रोस प्रॉफिट माइनस हो गए, ये बैलेंस आ गए 3 लाख। याद करो फिर रिसेल प्राइस मेथड में क्या करते थे, खर्चे माइनस करते थे 10,000 रुपए के, तो बैलेंस कितना रह गया, 2,90,000। देखो ये मेरा एएलपी निकल के आ गया, ठीक है। बट उसने मुझे बताया ही नहीं था एएलपी किस मेथड से निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, पूरी नहीं है, तो बताओ मैं एएलपी कैसे निकालूं, ठीक है। तो ये ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, इसका आंसर डी आएगा जी। अगला क्वेश्चन सबके लिए जी, अगला क्वेश्चन सबके लिए। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज ए बिजनेस लॉस, एक बिजनेस लॉस है 10 लाख रुपए के, और अनएक्सप्लेन शेयर एप्लीकेशन मनी है 25 लाख की। वो कह रहे हैं टोटल इनकम बता दो, आपने आप खुद सोच के बताना। 10 लाख रुपए के बिजनेस के लॉस हैं, और 25 लाख रुपए की ऐसी इनकम निकल के आई है जो मैंने गवर्नमेंट से छुपा रखी थी, और गवर्नमेंट ने उसको धप्पा कर दिया। ऐसी इनकम निकल के आई है जिस इनकम को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, ब्लैक मनी है, 2 नंबर का पैसा है। तो सोच के बोलना, क्या गवर्नमेंट मेरे बिजनेस के लॉस को उस ब्लैक मनी की इनकम से सेट ऑफ करने देगी? मतलब ही नहीं होता सर। ब्लैक मनी अगर आपने छुपाई है और वो पकड़ी गई है ना, तो गवर्नमेंट आपको खोपचे में लेके जाएगी। गवर्नमेंट खोपचे में लेके जाएगी, वहां इंटरेस्ट चार्ज करेगी, पेनल्टी चार्ज करेगी, और आपको थप्पड़ भी लगाएगी, हाँ भाई तूने बता ब्लैक मनी कैसे छुपाई थी। तो गलती से भी इस लॉस को इस इनकम से खत्म मत कर देना। अगर ये इनकम नॉर्मल इनकम होती ना, फिर मैं खत्म कर देता, पर उसने क्या बोला, ये इनकम कौन सी है, अनएक्सप्लेन, मतलब इस इनकम को तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, तो ये इनकम फुली टैक्सेबल होगी, इस इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं होंगे, ठीक है जी। तो फिर यहां पे मेरी इनकम कितनी आएगी, सिर्फ 25 लाख रुपए। गलती से भी 15 लाख मत कर देना, देखो मैंने लिखा भी है सेट ऑफ अलाउड नहीं होते ब्लैक मनी के अगेंस्ट। उसके बाद देखो जी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इनमें से किस पर लगता है?
हाँ नहीं, मैट किस पर लगेगा? सारी कंपनी पर लगेगा, चाहे वो इंडियन हो फॉरेन हो, बट एलएलपी पर नहीं लगेगा, क्योंकि एलएलपी क्या होती है? फर्म के अंदर आती है, और एलएलपी पर क्या लगेगा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो भैया मैट लगेगा 1 एंड 2, इन दोनों पर लग जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा जी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से दिए। मिस्टर सोलोमन ए रेजिडेंट इन इंडिया, एज 70 साल है, उसकी फॉलोइंग इनकम दी हुई है प्रीवियस है 1920 की, और जो इनकम नीचे दी है ना वो कह रहे हैं कंप्यूटेड इनकम है, मतलब ये इनकम फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई भी गलती से भी डिडक्शन माइनस मत कर देना, हमने नेट इनकम निकाली हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कई नालायक बच्चे होंगे वो यहां पे चेक करेंगे रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी, तो कहेंगे रेंटल इनकम है, इनकम तो है नहीं, तो वो जीएवी निकालेंगे, फिर एनएवी निकालेंगे, फिर 30% माइनस करेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे, उस इनकम को चेक करेंगे। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई कि जो नीचे दी गई इनकम है ना ये कंप्यूटेड इनकम है, ये इनकम हमने कैलकुलेट कर रखी है। अब देखो ये पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर 2,30,000 ये इनकम आ गई, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 4,30,000। एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन जयपुर, जयपुर कहां पे है? इंडिया में, तो एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाई है तो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। ये एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो एक बात मेरे सोच के बोलना, अब इनकम आपकी 4,30,000 पे निकल के आ रही है, और आपको मैंने पहले भी कहा था अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होती है तो सेक्शन 87 कैपिटल ए में रिबेट मिल जाती है। अब अगर इनकम 4,30,000 रुपए की है तो टैक्स मेरा कितना आएगा? नील आएगा ना, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख तक होती है, इनकम टैक्स जीरो आता है, क्योंकि जो मेरा टैक्स आएगा उतने की रिबेट मिल जाएगी। तो ऐसे ही 4,30,000 पे जो भी मेरा टैक्स आएगा उतने की रिबेट मिलेगी, टैक्स आएगा जीरो। तो इसका अब जो आंसर बनेगा लेटेस्ट लॉ के जो अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, इसका आंसर कितना बनेगा? नील बनेगा। अब ये आईसीएसए ने आंसर अपने तरीके से दिया हुआ है सर, आंसर अब जो आंसर बनेगा देखो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब उन्होंने अपना एक अलग आंसर दिया हुआ है, रीजनिंग, क्योंकि जून 18 का पेपर है, उस टाइम एग्जामिशन लिमिट अलग होती थी। तो हमारा अब जो इसका आंसर बनेगा, अब इसका आंसर कितना बनेगा? नील, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है, और इनकम 5 लाख से कम है आप सब जानते हो, रिबेट मिल जाएगी, तो रिबेट मिलेगी, टैक्स तो जीरो आ जाएगा। अगला हो जी क्वेश्चन नंबर 60। याद करो अपील का चैप्टर जब आपने रिवाइज किया था, और अपील का चैप्टर मैं रिवाइज करवा चुका हूं, कई बच्चे अभी नए होंगे उन्हें पता नहीं है, आधे घंटे के सेशन में अपील का चैप्टर हमारा रिवाइज हो चुका है। उसके अंदर याद करो मैंने कहा था सीआईटी अपील, आईटीटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंदर मैंने कहा था एक ना कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है जो रिवीजन करता है। याद आ रहा है कुछ आपको? रिवीजन की 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो डिपार्टमेंट की और एक असेसी की। डिपार्टमेंट की जो रिवीजन होती है वो किस सेक्शन में है? 263। और असेसी की जो रिवीजन होगी वो किस सेक्शन में होगी? 264, अगर आपको ध्यान आता हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर टू रिवाइज द असेसमेंट ऑर्डर ऑफ एओ व्हेन सेम इज फाउंड टू बी एरनेस एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब कमिश्नर ऑर्डर रिवाइज करने की पावर रखता है किस केस में? अगर उसको लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है। अब अपने बोल देना डिपार्टमेंट की रिवीजन जो होती है वो किस सेक्शन में होगी? 263, वो यही पूछना चाह रहा है। सर गलती से भी ये मत बोल देना इसमें 264 असेसी का है, तो उसने ये नहीं बोला असेसी की सेक्शन में ऑर्डर रिवाइज कराएगा, वो डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो डिपार्टमेंट की रिवीजन कहां पे होगी? 263 में होगी। आगे चलो जी, अगला देखो जी, फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड बाय, हाँ नहीं पहली अपील कौन फाइल करता है? याद करो आपको मैंने बताया था पहली अपील कौन फाइल करेगा? असेसी। डिपार्टमेंट कभी पहली अपील नहीं फाइल करता ना, क्योंकि डिपार्टमेंट तो पहले ऑर्डर पास करेगा, अब वो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट होगा, फिर मैं अपील करूंगा, अब उसके बाद अगर वो अगला वाला ऑर्डर जो है वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होगा ना, फिर डिपार्टमेंट अपील करेगा आईटीएटी में। बट सबसे पहली अपील जो फाइल की जाती है वो असेसी के द्वारा फाइल की जाती है, ये बात ध्यान दो। और ये बात भी मैंने अपील वाले चैप्टर में आपको रिवाइज करवाई थी, एक बार जाके वो सेशन सुन लेना कि अपील वाले चैप्टर के अंदर मैंने साफ साफ कहा था कि पहली अपील जो होती है ना वो कौन करता है? असेसी करता है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया जी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका ऑप्शन नंबर सी यहां से काट देना जी, ऑप्शन नंबर सी यहां से काट देना। अब ये खत्म हो चुका है, ये लो पुराना है, अब डिलीट हो चुका है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एओ कैन कंप्लीट द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। 144 किसका है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ऑफ द एक्ट इवन दो देयर इज नो फेलियर ऑन पार्ट ऑफ असेसी 139(1)(4)(5)(2)(2)(a। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर डिपार्टमेंट जो है ना वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अब यहां पे देखो जी, ए और बी
इन्होंने पहला क्या लिखा है, वेयर द एओ इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ असेसी। वो कहना चाह रहे हैं असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं है, गलत है। अब अगर सही नहीं है, गलत है और डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इस केस में 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। वेयर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज नॉट बीन रेगुलरली फॉलोड, असेसी कभी कैश बेस फॉलो कर रहा है, कभी एक्यूरेट बेस फॉलो कर रहा है, और वो सही तरह से मेंटेन नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है बेस्ट जजमेंट। तो भैया इन दोनों केस में ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पॉसिबल है, ये बात ध्यान दो। तो इसका आंसर बनेगा एनी ऑफ द अबव। अब यहां पे 3 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 2 केसेस। तो इन किसी भी, इन ऊपर दिए गए किसी भी केस में डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है, ठीक है जी। और ये असेसमेंट प्रोसीजर ध्यान रखना, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओल्ड वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब ये ओल्ड वाले बच्चे ना अंदर से घबरा रहे हैं, कह रहे सर अगर ऐसा पेपर आ गया, ये तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, फिर तो हमें दिक्कत आ रहेगी। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी भी, मैं तो अभी भी टाइम कह के चल रहा हूं सर, 40 दिन है, अभी भी टाइम है, कॉन्फिडेंस लेके आओ, 40 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। तभी तो मैं कह रहा हूं इसको 2 बार रिवाइज कर लेना यार। एक तो वो 2000 क्वेश्चन वो जो अपलोड करूंगा, और ये मेरे ख्याल से 1000-1500 क्वेश्चन तो ये भी होंगे सर। ये मुझे एग्जाम तक डेली आना, एग्जाम तक ये बात ध्यान देना सर। और मैंने आपसे कमिटमेंट किया है, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे वो ओल्ड का हो चाहे वो न्यू का हो, आपको ये फील नहीं होगा कि पेपर मुश्किल है। मैं कह रहा हूं मुश्किल से मुश्किल भी बन गया, पेपर बनाने वाला कह रहा है इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं तोड़ दे, बट मेरा बच्चा सोल्व करके आएगा अगर वो डेली सेशन में आया था। इतनी मैं कमिटमेंट दे रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप सेशन अटेंड नहीं करोगे तो बताओ क्या है फिर? तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अभी नहीं घबराना सर, टाइम अभी है, हमारे हाथ में टाइम है, हम क्यों ना हार्डवर्क करके अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है जी। तो ओल्ड वाले बच्चों को ध्यान ज्यादा देना है, न्यू वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगले दोनों क्वेश्चन 63 और 64 ये काट देना जी। अब ये ओल्ड लो खत्म हो चुका है क्योंकि मई 18 का था, अब ये लो डिलीट हो चुका है, अब हमारे किसी काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन 65 है, ये भी ओल्ड सिलेबस के लिए। रहीम हैज शोन एयर कंडीशनर इंस्टॉल एट रेजिडेंस एज हैविंग बीन इंस्टॉल एट इस फैक्ट्री एंड क्लेम डेप्रीसिएशन देयरऑन दिस एक्ट। वो क्या है? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया उसने, वो ये बात कहना चाह रहे हैं दुकान का एसी घर में लगा लिया। अब अगर दुकान का एसी घर में लगा के डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहा है तो भैया लो को ब्रेक कर रहे हैं ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन तब मिलता है अगर आप एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हो, और आप घर में यूज कर रहे हो, आप क्या क्लेम कर रहे हो? डेप्रीसिएशन। और क्लेम करके क्या करोगे? प्रॉफिट कम करोगे, प्रॉफिट कम करोगे टैक्स कम होगा, तो तुम टैक्स की इवेजन कर रहे हो ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टैक्स इवेजन। ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस, ये न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। उसके बाद जी हाई कोर्ट में अपील करनी है, ये दोनों के लिए। हाई कोर्ट में अपील करने कितने दिन होते हैं? 120 डेज। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सीआईटी में 30 दिन, आईटीएटी 60 दिन, हाई कोर्ट 120 दिन, सुप्रीम कोर्ट 90 डेज। तो उसने पूछा है हाई कोर्ट में अगर अपील करनी है तो कितने दिन चाहिए? 120 दिन चाहिए आपको। अच्छा, अब जो अगले क्वेश्चन है वो सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए है, तो ये न्यू सिलेबस वाले बच्चे अब लंबा गहरा सांस लेके जा सकते हैं, और बाय बाय करके जाना, और नालायक को लाइक करके जाना, कहीं ऐसे भाग जाओ। कई बच्चे जान के डिसलाइक करके जाएंगे, बच्चा कह रहा है देखो हम आपको चिढ़ाएंगे, डिसलाइक करके जाएंगे, चले जाओ, मुझे क्या, पाप लगेगा आपको। आपको पता नहीं है पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी, किसी की मेहनत पे ऐसे डिसलाइक करते हो ना, पाप लगेगा आपको, ध्यान रखना, ठीक है नालायको। एक तो आपको डेली शाम को आपके लिए आता हूं और ऐसे डिसलाइक करके भाग जाते हो, ऐसे मत किया करो यार, ठीक है जी। चलो अब बाकी न्यू सिलेबस वाले बच्चे बाय बाय जी। अब सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बैठ रहेंगे, न्यू सिलेबस वाले बच्चे अगर वैसे सुनना चाहते हैं बैठ जाए, नहीं तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को। मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को शाम को 7 बजे, जो जीएसटी के क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बैठ रहे हैं जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं टैक्स प्लानिंग इज द ऑनेस्ट एंड राइट अप्रोच टू अटेन द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द टैक्सेशन लॉ विद इट्स फ्रेमवर्क ओनली। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव है? टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है जी? प्रोपर्टी इन्वेस्टमेंट, यस। उसके बाद अनहेल्दी ग्रोथ, नहीं ये तो नहीं है। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन, यस। इंक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स लाइबिलिटी बल्कि कम होती है। तो ये आएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, द फैक्टर टू बी कंसिडर इन टेकिंग द डिसीजन और डिसाइडिंग वेदर ए कंट्री इज बीइंग टैक्स हेवन और नॉट। ये कंट्री टैक्स हेवन है या नहीं है? अच्छा, आप सब जानते हो ना टैक्स हेवन क्या होता है? टैक्स हेवन मींस जहां पे टैक्स नहीं होता या बहुत कम टैक्स होता है, जहां पे टैक्स जीरो होता है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, नील रेट ऑफ टैक्स, यस। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली बात है, टैक्स कम होगा तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी वहां पे।
लिमिटेड रेगुलेटरी सुपरविजन, बिल्कुल सही बात है। और लैक ऑफ कोऑपरेशन, यस ऑब्वियस बात है, जिस कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा तो उस कंट्री में ये सारी प्रॉब्लम होंगी। ये सारी बातें हमें फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि ये कंट्री टैक्स हेवन में आती है नहीं आती। तो ये 1 2 3 4 ये सारी बातें देखनी है। उसके बाद अपने आप बोल दो रही ट्रांसफर प्राइसिंग में, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका कई बार। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कब मानते हैं? अगर वो 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है। तो भैया 2000 लाख, ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट देख लो जी, एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग से कौन कौन बाइंड हो जाता है? एडवांस रूलिंग से कौन कौन बाउंड हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन बाउंड हो जाएगा? एक तो भैया जिसके लिए हमने एडवांस रूलिंग ली है वो बाउंड हो जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और एप्लीकेंट, ये तीनों लोग बाउंड हो जाएंगे 1 2 3। ऑल अदर पर्सन, बाकी सब लोग जो हैं वो बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि जिस पर्सन ने एडवांस रूलिंग ली है वो बाउंड होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो 1 2 3 ये इसका आंसर आएगा जी। तो ये 70 क्वेश्चन फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए हैं सर। ठीक है जी, वही 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीड में इसलिए कराए हैं क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल, इसके अंदर कुछ पढ़ने वाला है नहीं है। बट अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए, वैसे तो इसके अंदर कुछ पढ़ने वाला है नहीं, बट फिर भी एक बार दोबारा सुन लेना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको मुश्किल लग रहे हैं ज्यादा ही और मुझे पूरी फैमिली को बताने चाहिए, तो फिर मैं अगले सेशन जीएसटी से पहले आपको बता दूंगा। ठीक है जी। और ये लगा लो हमारा अब ये सर, अब जून 18 का पेपर पूरा खत्म हो जाएगा ट्यूसडे को, फिर हम आ जाएंगे 19, नहीं हाँ जून नहीं, फिर हम दिसंबर 18 पे आएंगे। दिसंबर 18 और देखो जून 19 और फिर दिसंबर 19, देखो 3 अटेम्प्ट बैलेंस बचे हैं। कब से? हमने जर्नी 2015 से स्टार्ट की थी और 2019 भी हमारा आने वाला है। वही होती है सर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर डेली आप हार्डवर्क करते रहना ऑनेस्टी से, आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जो आप सोच के निकले थे। और झूठ नहीं बोलूंगा, कई बार मेरा मन करता है कि यार मैं सेशन लेने ना जाऊं, थोड़ा रेस्ट कर लूं, क्योंकि गले में कई बार दिक्कत होती है कि घर वाले ही बोल रहे थोड़ा रेस्ट कर ले, बट मन में फील होता है नहीं, मैंने अपने भाई बहनों से कमिटमेंट की है कि डेली में जब मैं शाम को आऊंगा तो आऊंगा। और ये डेली बेस पे मुझे पता है कि बच्चे देखना कम कर रहे हैं। अब रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कम कर रहे हैं, या तो मेरी बात उनको समझ में नहीं आ रही या उनको इसका फायदा नहीं हो रहा। बट फिर भी सर मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि पूरे पेपर डालूंगा तो डालूंगा, चाहे वो 100 बच्चे हों चाहे वो 50 बच्चे हों, जिनको फायदा मिल रहा है कम से कम उनको तो फायदा मिले। और बाकी बच्चे, इतनी गारंटी दे रहा हूं, बाकी जो बच्चे नहीं देख रहे ना वो एक दिन याद करेंगे और बाहर आके मुझे ही मैसेज करेंगे, सर वो सेशन नहीं देखे थे ना तो दिक्कत आ गई थी। और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मान जाओगे तो आपका भला होगा, अब नहीं मान रहे तो बताओ मैं क्या करूं। और आप ना आप इसको शेयर करते हो, कुछ नहीं करते, बस बच्चा देख के चलाता है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो देखने के बाद भी डिसलाइक करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं लाइक करके जाते हैं, अच्छी बात है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शेयर भी आपको करने चाहिए, क्योंकि जितने बच्चों के पास जाएगा उतना बढ़िया होगा सर, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो भैया आपको ही मेहनत करनी है। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह, ट्यूसडे को मुलाकात करूंगा। कल हमारा सेशन नहीं आएगा, ठीक है जी। कल आपका स्कैनर मुझे बनाना है, तो मंडे ट्यूसडे को उम्मीद करूंगा सारा मैं अपलोड कर दूं। बाकी फिर ट्यूसडे को जीएसटी के बैलेंस 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके हमें पेपर पूरा पैकअप कर देंगे। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू सो मच।